Hello everyone, welcome to our channel The English Owl and today's topic is the Stone Age, the Early Man. ये टॉपिक ये हिस्ट्री हर जगह काम आने वाली है, be it your SSC, NTPC और any other competitive exams. Okay. So स्टार्ट करते हैं और आज का जो लेक्चर होगा ये फैक्चुअल बेस्ड भी रहेगा और थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन भी चलती रहेगी साथ साथ. तो आप शुरू करते हैं, बिल्कुल प्रीवियस टाइम पे जाते हैं. सबसे पहले जब ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ ही था, मतलब जब अर्ली मैन स्टार्ट हुए आए हैं हमारे पास, यहाँ हमारे पास नहीं अर्थ में, ठीक है, जब उनकी एग्जिस्टेंस स्टार्ट हुई है बेसिकली ये पॉइंट. तो प्लीस्टोसीन एपोक, प्लीस्टोसीन का मतलब क्या होता है? दी आइस एज. हर किसी ने एक मूवी तो देखी होगी, आइस एज. हर जगह ऑल ओवर सराउंडेड बाय आइस, हर जगह आइस ही आइस, बर्फ ही बर्फ थी, कहीं भी कोई ग्रीनरी, क्योंकि भाई इतनी ठंड है तो कहाँ से पेड़ पौधे आएंगे, कहाँ से कोई एग्रीकल्चर या कुछ भी ट्रीज ग्रो होंगी, ठीक है, कहीं भी कुछ ऐसा नहीं हो सकता. इसीलिए धीरे धीरे जब अर्ली मैन आए और धीरे धीरे जब क्लाइमेट है हमारा वो वार्म होने लगा, और ये इतनी जल्दी नहीं हुआ, ये बहुत ही टाइम के बाद हुआ, तभी इसको एपॉक बोला गया, बहुत टाइम के बाद हुआ है. तो जब क्लाइमेट चेंज हुआ, क्लाइमेट हमारा वार्म होने लग गया, थोड़ा सा गर्मी आने लग गई, उसके बाद क्या होगा? ऑब्वियसली रेन होगी, गर्मी होगी, ये दोनों कॉम्बिनेशन के साथ ट्रीज हमारे आएंगे, फॉरेस्ट आएगा, ग्रासलैंड्स आएंगे और लाइफ और भी ज़्यादा अच्छे से एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है. तो जब प्लीस्टोसीन एरा था, जब प्लीस्टोसीन एपोक था, तो तब भी अर्ली मैन तो थे. तो उसी के बाद वहाँ से चलते चलते जो हमारा जर्नी है होलोसीन, जो हमारा टाइम चल रहा है, तो उसके जो जर्नी के बीच में हम जो पढ़ाई करने वाले हैं किस बेसिस पे करेंगे? वो कुछ टाइम पीरियड्स के बेसिस पे करेंगे. ये जो मैंने आपको कहानी छोटी सी बताई है, इसी कहानी को हम कुछ टाइम पीरियड्स में डिवाइड कर देंगे और धीरे धीरे उसको पढ़ते चलेंगे. सिर्फ यही एक बैकग्राउंड था, बाकी कुछ फैक्चुअल है जो हमारे क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर उनका फोकस ये रहता है कि कौन सा टूल कहाँ मिला था, या फिर ये जो साइट है ये कौन से पीरियड से, जो हमारे 3 पीरियड्स हैं कौन कौन से, पेलियोलिथिक, ओल्ड स्टोन एज, मीसोलिथिक, मिडल स्टोन एज एंड नियोलिथिक, न्यू स्टोन एज, कौन से पीरियड्स के एसोसिएटेड है, ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. इसलिए फैक्चुअल बेस मैंने आपको पहले ही बता दिया. तो थोड़ा बहुत शुरू कर लेते हैं. The old stone age or the Paleolithic culture of India developed in the Pleistocene period of Ice Age. तो Pleistocene period जो था, जो Ice Age था, उसी टाइम पे ये Old Stone Age Paleolithic स्टार्ट हो चुका था, वहाँ से Paleolithic स्टार्ट हो चुका था. धीरे धीरे ग्रेजुअली वी मूव ऑन टू होलोसीन, और उसी बीच में हम किसी एक पीरियड में पहुँचेंगे जो उसके बारे में हम आगे फर्दर बात करेंगे अभी. इन इंडिया द फर्स्ट ह्यूमन ऑक्यूपेशंस एज क्लियरली सजेस्टेड बाय स्टोन टूल्स इज नॉट अर्लियर दैन द मिडल प्लीस्टोसीन और अराउंड 5 लाख BC. तो यही बात बोल रहे हैं कि मिडल प्लीस्टोसीन, जब हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो वो मिडल प्लीस्टोसीन की बात हो रही है यहाँ पे. इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि मैन जो सबसे अर्ली मैन जब अपीयर हुआ तो वो था हमारा प्लीस्टोसीन पीरियड. ये मैंने आपको शुरुआत में कहानी में बताया था. एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ है ये हुआ था अफ्रीका में. अफ्रीका में क्यों? हमें कैसे पता चला? सबसे पहले जो फॉसिल्स हैं हमें अफ्रीका में मिले हैं, हर जगह मिले, लेकिन जब उसकी डेटिंग वगैरह हुई, कार्बन डेटिंग होती है, तो उससे हमें पता चला कि अफ्रीका वाले जो फॉसिल्स हैं वो और पहले के हैं. तो सबसे पहले इससे क्या पता चलता है कि अफ्रीका में आया था मैन, ठीक है. धीरे धीरे वो पहुंचता है इंडिया तक, इसीलिए इंडिया का बाद में मिला है. तो जो इंडिया का मिला है ना, उसमें बोल देते हैं मिडल प्लीस्टोसीन, और अराउंड 5 लाख के हिसाब से बताते हैं, 5 लाख BC तक. इतनी बात हमें पता होनी चाहिए. उसके बाद फेजेस पढ़ेंगे हम पेलियोलिथिक एज. मैंने लास्ट क्लास में आपको जब बताया था, जो स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन हुई थी, तो मैंने बताया था पेलियोलिथिक एज जो है वो लॉन्गेस्ट एज है, लॉन्गेस्ट है. एंड व्हाई इज इट सो? ऐसा क्यों है? ये लॉन्गेस्ट क्यों है? मीजो क्यों नहीं है, नियो क्यों नहीं है? पेलियोलिथिक में 3 पीरियड्स आते हैं बेसिकली. लोअर पेलियो,
मिडल पेलियो, अपर पेलियो। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे जो पेलियोलिथिक एज, ये जो एजेस डिवाइड कर रखे हैं, इसको हम स्टोन एज क्यों बोलते हैं? हमारा टॉपिक स्टोन एज है, हम इसको स्टोन एज क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हमने एजेस डिवाइड करे हैं, हमने डिवीजन ही स्टोन्स के बेसिस पे करा है कि काइंड ऑफ स्टोन, काइंड ऑफ टूल्स और वेपन्स दे यूज्ड सब्सिक्वेंटली अलग अलग एजेस में, अलग अलग पीरियड्स में। इसीलिए तो अब जैसे कि ओल्ड स्टोन एज हो गया, तो ओल्ड का मतलब पेलियो कर दिया इन्होंने, मिडल स्टोन एज हो गया मीजोलिथिक हो गया, ऐसे ही न्यू स्टोन एज हो गया नियोलिथिक हो गया। तो जैसे जैसे स्टोन्स की भी इवोल्यूशन, जैसे जैसे उनका दिमाग अच्छे से चलने लग गया, तो उनको समझ में आ गया कि अब पहले तो बस एक छोटा सा पेबल था, उसके साथ एक, उसको हैंड एक्स बोलते हैं, उठाया उसको कुछ भी मार दिया, कैसे भी करके उसको यूज कर सकते थे। धीरे धीरे वही चीज, उनका जो ब्रेन भी इवॉल्व होने लग गया, तो उन्होंने उनके सोच में बदलाव आने लगा। उनको लगने लगा कि इसी स्टोन को मैं और ज़्यादा मॉडिफाई करके और चीज़ों के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो इसीलिए जो स्टोन्स अलग अलग यूज़ करे गए हैं, स्टोन्स की भी इवोल्यूशन हुई है। दैट्स वाई हम स्टोन एज बोलते हैं, स्टोन एजेस डिवाइडेड है बेस्ड ऑन स्टोन। और दूसरा पॉइंट, क्लाइमेट कंडीशंस पे भी डिवाइडेड है। ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया, प्लीस्टोसीन एज था, प्लीस्टोसीन एपॉक था, वो पूरा आइस एज था। ग्रेजुअली हम होलोसीन में आते हैं, क्योंकि हमारा जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट हो गया, वार्म हो गया। पहले बहुत ज़्यादा ठंड थी, इसीलिए धीरे धीरे करके जब लाइफ और ज़्यादा अच्छे से एग्जिस्टेंस उसकी आने लग गई, तो क्लाइमेटिक कंडीशंस पे भी इसको डिवाइड कर रखा है, प्लस स्टोन तो है ही, स्टोन पे भी डिवाइड कर रखा है। द काइंड ऑफ स्टोन they use basically। तो Paleolithic age in India is divided into 3 phases, इसीलिए longest भी बोल रखा है, according to the nature of the stone tools, जैसे मैंने आपको बताया, used by the people and also according to the nature of change in the climate, ये भी बताया गया है। First phase is called early or lower paleo, second को क्या बोलते हैं, middle paleo, third upper Paleolithic age। Early or lower Paleolithic phase, this phase was between 5 lakh BC to 50,000 BC. Its characteristic feature is the use of hand axes, cleavers और choppers। ये कुछ है, इस तरह से होते थे नॉर्मल, ठीक है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना, हैंड एक्सेस, क्लीवर्स और इसमें चॉपर्स होते थे, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट साइट है बोरी, आपसे पूछा जा सकता है बोरी जो साइट है वो किससे एसोसिएटेड है, तो लोअर पेलियोलिथिक साइट से एसोसिएटेड है। उसके बाद लोअर पेलियोलिथिक फेज में एक चीज़ और है, कुछ कल्चर्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कल्चर्स का मतलब, कुछ कल्चर्स के नाम है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कल्चर्स के नाम भी याद रखना इम्पॉर्टेंट है कि जिस हिसाब से उन्होंने स्टोन्स यूज़ करे हैं, वेपन्स यूज़ करे हैं, तो उसका एक कल्चर का नाम दे दिया। क्योंकि ये भी ऐसा नहीं है ना कि 2 दिन में या 4 महीने में ख़त्म हो गया लोअर पेलियोलिथिक फेज, ये भी काफ़ी टाइम तक चला, आप देख सकते हो, ठीक है। इसी में ही काफ़ी कल्चर्स डिवाइडेड कर रखे हैं उन्होंने, और बेस्ड ऑन स्टोन्स ही ओनली, मतलब जिस हिसाब से वो स्टोन को यूज़ करते थे। तो एक आपका था अशूलियन कल्चर, मैड्रेसियन कल्चर, नेवासन कल्चर, ये कल्चर्स के नाम आप कुछ याद कर सकते हो। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि कौन से फेज से एसोसिएटेड है, तो अशूलियन, मैड्रेसियन कल्चर, नेवासन कल्चर, ये नाम है पेलियोलिथिक फेज, लोअर पेलियोलिथिक फेज से एसोसिएटेड है। एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बोरी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, ये कहाँ से, किसके साथ लिंक्ड है, तो लोअर पेलियोलिथिक फेज के साथ लिंक्ड है। उसके बाद स्टोन टूल्स वर यूज मेनली फॉर चॉपिंग, डिगिंग, स्किनिंग। अभी ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ चॉपिंग हो रही है, स्किनिंग हो रही है, एनिमल्स की स्किनिंग कर देते हैं, उनकी स्किन निकालना है, डिगिंग हो रही है, ठीक है। अर्ली ओल्ड स्टोन एज साइट्स हैव बीन फाउंड, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपनी नोटबुक्स में लिख लेना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने बताया, फैक्चुअल बेस्ड इन्फॉर्मेशन आपको आज दी जाएगी सारी। फाउंड इन द वैली ऑफ रिवर सोन, तो बेसिकली कहाँ पे ये मिले हैं, लोअर पेलियोलिथिक साइट्स कहाँ पर है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब ये सारे अच्छे से याद करने पड़ेंगे आपको। रिवर सोन
पंजाब में, अब ये पाकिस्तान में हो गया है। सेवरल साइट्स ऑल्सो फाउंड इन कश्मीर में भी मिला है, थार डेजर्ट, बेलन वैली, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट, बेलन वैली हमारी यूपी में है। नर्मदा वैली में भी मिला है। केव्स एंड रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, भीमबेटका पेंटिंग तो सबको पता ही है, बहुत ज़्यादा फेमस। अब हम आ जाते हैं मिडल पेलियोलिथिक फेज पर, जो सेकेंड फेज था मिडल पेलियोलिथिक। अभी ये पेलियोलिथिक फेज ही चल रहा है, पेलियोलिथिक एज चल रही है अभी ये। This phase was between 50,000 to 40,000 BC। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है ये। मिडल पेलियोलिथिक इंडस्ट्री इज मेनली बेस्ड अपॉन फ्लेक्स। फ्लेक्स क्या होते हैं? फ्लेक्स कुछ भी नहीं है, बस एक बड़ा सा पत्थर होगा, ठीक है, ये कुछ भी बड़ी सी चीज़ को, वैसे अगर फ्लेक का मीनिंग देखा जाए तो ये है किसी भी बड़ी चीज़ को अगर आप तोड़ दोगे तो उसके जो जो छोटे छोटे पार्ट्स होंगे उसे फ्लेक्स बोलते हैं। लेकिन यही उस टाइम पे वो क्या यूज़ कर रहे थे, इन्होंने कोई बड़ा सा पत्थर होगा उसको ऐसे तोड़ दिया, उसमें से जो पार्ट्स उसके निकले वो कितने ज़्यादा शार्प होंगे और ज़्यादा ना बिल्कुल ब्लेड जैसे होंगे, तो उसको और अच्छे से वो यूज़ करने लग गए, इसी को फ्लेक्स बोलते हैं। तो फ्लेक्स अगर वर्ड आता है तो आपको किसके साथ लगाना है? मिडल पेलियोलिथिक फेज के साथ लगाना है। द प्रिंसिपल टूल्स आर वैराइटीज ऑफ ब्लेड्स, अभी मैंने बताया था, पेंट्स, बोरर्स, स्क्रैपर्स मेड ऑफ फ्लेक्स ओनली। उसके बाद दी आर्टिफैक्ट्स ऑफ दिस एज ऑल्सो फाउंड एट सेवरल प्लेसेस। यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे मैंने बताया रिवर नर्मदा पे मिला है, ऑल्सो एट सेवरल प्लेसेस साउथ ऑफ द तुंगभद्रा रिवर। नर्मदा और तुंगभद्रा रिवर पे हमें मिला है। फिर अपर पेलियो पे आ गए अब हम, इस तरह से अब और ज़्यादा पॉलिश्ड स्टोन हो गए हैं और ज़्यादा शार्प हो गए हैं, पॉइंटेड हो गए हैं बहुत अच्छे से, उनको और ज़्यादा दिमाग में आ गया कि उसको हम और ब्लेड जैसा बना दें, शार्प कर दें और पॉलिश्ड कर दें, जिससे हमारा और अच्छे से काम हो पाए। मॉडिफिकेशंस आ रही हैं जैसे जैसे ब्रेन इवॉल्व हो रहा है। दिस फेज बिटवीन ये का 40,000 से 10,000 तक है। इन दिस एज द क्लाइमेट बिकेम कंपैरेटिवली वार्म। मैंने जैसे आपको बताया था क्लाइमेटिक कंडीशंस पे भी बेस्ड है डिवीजन और स्टोन्स पे भी बेस्ड है। तो अब धीरे धीरे जो क्लाइमेट है हमारा, जो बिल्कुल आइज एज हो रखा था, वो वार्म होने लग गया। लाइफ और ज़्यादा अच्छे से एग्जिस्टेंस उसकी होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि जब वार्म होने लग जाएगा, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स आएंगे, ट्रीज आएंगे, तो इंसान अच्छे से रह पाएगा, उसको कहीं जगह रहने की मिल पाएगी, तो ये वार्म होने लग गया। दिस फेज इज मार्क्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ न्यू फ्लिंट इंडस्ट्रीज। न्यू फ्लिंट इंडस्ट्रीज आने लग गया, ब्रेन इवॉल्व हो गया। अभी बेसिकली सोचो मॉडर्न टाइप, जैसे मैंने अभी आपको बताया कैसे आ गए होमोसेपियंस, मॉडर्न टाइप, ब्रेन बहुत अच्छे से चल रहा है अब। ब्लेड्स एंड ब्यूरेंस हैव बीन फाउंड इन आंध्र प्रदेश। अब ये इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है ये, कहाँ कहाँ मिले? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र, सेंट्रल मध्य प्रदेश, सदर्न उत्तर प्रदेश, साउथ बिहार। केव्स एंड रॉक शेल्टर्स इन अपर पेलियोलिथिक फेज डिस्कवर्ड एट भीमबेटका नियर भोपाल। द मीजोलिथिक एज, हंटर्स एंड हर्डर्स। तो अभी हमारा पेलियो जो था, लॉन्गेस्ट एज जो था, वो हमारा खत्म होता है। दूसरे में आते हैं मीजोलिथिक एज, यानी कि मिडल स्टोन एज। यहाँ पे हंटर्स और हर्डर्स आ चुके हैं। Upper Paleo age came to an end with the end of the Ice Age। बताया आपको मैंने, Ice Age खत्म हो गई है। Around 9000 BC climate became warm and dry। 9000 BC began an intermediate stage। Intermediate stage क्यों बोला गया इसको? एक ट्रांजिशनल स्टेज क्यों बोला गया इसको? क्योंकि नियोलिथिक और अब पेलियोलिथिक के बीच का जो फेज आया था वो था हमारा मीजोलिथिक। स्टोन एज कल्चर इज कॉल्ड द मीजोलिथिक एज। उसके बाद ट्रांजिशनल फेज है ये पेलियो और न्यू स्टोन एज के बीच का। वैसे अभी मैंने आपको बताया कैरेक्टरिस्टिक टूल, ये इंपॉर्टेंट है माइक्रोलिथ्स। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि माइक्रोलिथ्स कौन सी एज में मिले हैं, एमएम से भी आप याद कर लो, एमएम, मीजोलिथिक एज और माइक्रोलिथ्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। Bagaur in Rajasthan, it had a distinctive microlithic industry। माइक्रोलिथ्स तो पता चल गया कहाँ से एसोसिएटेड है, तो मीजोलिथिक एज से है, लेकिन इसकी जो एक इंडस्ट्री हमें मिली है जहाँ पे अच्छे से बनते होंगे वो था बैगौर इन राजस्थान। आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश एंड बैगौर इन राजस्थान प्रोवाइड अर्लीस्ट एविडेंस फॉर द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की भी डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गई है। आप लास्ट क्लास देखना, उस लास्ट क्लास में मैंने आपको एक ह्यूमन टाइमलाइन दी थी, तो उसमें मैंने ये सब समझाया था कि फूड गैदरर से शुरू होते होते कैसे किंगडम्स बन गए, ठीक है। तो उसमें डोमेस्टिकेशन की बात की गई है।
प्लीज विजिट द लास्ट क्लास ऑल्सो। प्री हिस्टोरिक आर्ट, अब हम प्री हिस्टोरिक आर्ट पे आते हैं क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं, इंपॉर्टेंट आते हैं। पीपल ऑफ पेलियो एंड मीजो एजेस प्रैक्टिस्ड पेंटिंग। प्रीहिस्टोरिक आर्ट अपीयर्स एट सेवरल प्लेसेस बट भीमबेटका मध्य प्रदेश में एक स्ट्राइकिंग साइट है। अब भीमबेटका से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़ लेते हैं। वो क्या है कि भीमबेटका को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया? वी.एस. वाकांकर, ठीक है, वी.एस. वाकांकर ने किया, 1967 में किया था, 1957 में किया था, 57 में। ठीक है, वी.एस. वाकांकर 1957 में भीमबेटका साइट को डिस्कवर किया वी.एस. वाकांकर ने। और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भीमबेटका से ये भी बनता है कि यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको कब डिक्लेयर किया है? 2003 में। ठीक है, तो भीमबेटका से ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये भीमबेटका पेंटिंग्स इस तरह से बनी होती थी वहां पे। Many birds, animals, human beings are painted in the Palan Valley and the 3 phases of the Paleolithic। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार। पूछा जा सकता है कि पेलियो, मीजो और उसके बाद नियोलिथिक सीक्वेंस वाइज हमें कौन सी साइट पे मिले हैं? पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक, ये सीक्वेंस वाइज हमें कौन सी साइट पे मिले हैं? तो ये बेलन वैली में मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है क्योंकि ये एक इकलौती साइट ऐसी है जहाँ पे सीक्वेंस में मिले हैं। इसके बाद एक चीज और, ये प्री हिस्टोरिक आर्ट से रिलेटेड है, पूछा जाता है रिनोसरस हंटिंग पेंटिंग है। मतलब एक पेंटिंग थी, उसमें डिपिक्ट क्या कर रखा है कि रिनोसरस जो होता है ना उसको हंट किया जा रहा है। ये एक पेंटिंग थी। ये कौन से केव पेंटिंग में मिली है? तो ये आपको मिली है आदमगढ़ में, मध्य प्रदेश। आदमगढ़ में, आदमगढ़ के केव्स हैं अभी, उसमें मिली है। रिनोसरस को हंट करते हुए पेंटिंग एक दिखाई गई है, वो कहाँ मिली है? इसमें कोई स्नेक्स की कुछ डिपिक्शन नहीं है, रिनोसरस की है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन आया हुआ है तो आप देख लो। नियोलिथिक एज पे आ गए हैं हम, न्यू स्टोन एज पे। द नियोलिथिक एज डेटिंग बिटवीन 5000 से 1800 BC कैरेक्टराइज्ड बाय कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स। एग्रीकल्चर अब स्टार्ट हो गया है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी हो रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स ट्रांसफॉर्म द नोमैडिक हंटर्स इनटू सेडेंटरी फार्मर्स। नोमैडिक हंटर्स जो इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है, हंट करेंगे, खाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, एक जगह का हो गया, फिर दोबारा कहीं घूमते रहेंगे। लेकिन अब जैसे जैसे इवॉल्व हो रहा है, मॉडिफिकेशंस और आ रही हैं, तो वो नोमैडिक हंटर्स थोड़ी रहेंगे, अब वो क्या बन गए? सेडेंटरी फार्मर्स बन गए हैं। Neolithic tools such as ground stone tools, chisels, axes, saws, burins have been found across India। ये Neolithic age से associated है, सारे tools ऊपर जो लिखे हैं। अब important sites हैं। Earliest evidence of Neolithic settlement comes from Mehergarh on the bank of river Bolan, showing beginning of agricultural domestication of animals। Then crops cultivated include wheat, barley, plum and dates. Animals like cattle, goat, sheep were domesticated। ये कुछ थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीजें हैं। Two Neolithic sites have been found from Kashmir Valley। कश्मीर वैली पे ना 2 important sites है, ये Neolithic साइट है, ये ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि बुर्ज़ाहोम और गुफक्रल ये कौन सी साइट है? नियो है, पेलियो है, मीजो है, तो आपको याद रखना है ये नियोलिथिक साइट है और ये कश्मीर वैली पे है। बुर्ज़ाहोम प्लेस ऑफ बर्च बोला जाता है इसको। बर्च क्या होता है? एक ट्री का नाम है बर्च। गुफक्रल भी है, केव ऑफ द पॉटर इसका नाम दे रखा है गुफक्रल। इसको मैं हाईलाइट कर दूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बुर्ज़ाहोम और गुफक्रल। बुर्ज़ाहोम एंड गुफक्रल देयर आर पिट ड्वेलिंग्स। पिट ड्वेलिंग्स क्या होते थे ना, नीचे से ऊपर से क्या होते थे? सर्कुलर टाइप में होते थे,
ठीक है, ऊपर से वो ऐसे बना रखे हैं सर्कुलर में और नीचे से ना ऐसे रेक्टेंगुलर। इस पे डायग्राम पे बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है, बस होते थे इस तरीके से। पिट ड्वेलिंग्स विच आर सर्कुलर एट टॉप, रेक्टेंगुलर एट द बॉटम फ्रॉम प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड। ऊपर तो भाई कश्मीर वैली पे तो ठंडी रहेगी ना, तो वहां से उससे बचने के लिए, कोल्ड से बचने के लिए ये पिट ड्वेलिंग्स। तो बेसिकली क्वेश्चन आएगा पिट ड्वेलिंग्स हमें कहाँ देखने को मिली है। अगर आप ये भी ध्यान रखोगे कि पिट ड्वेलिंग्स किससे बच रहे हैं, कोल्ड से बच रहे हैं, तो अगर ऑप्शन में कश्मीर है तो आपको पता होगा ठंड तो कश्मीर में ही रहेगी, इसीलिए आपको ध्यान रखना है बुर्जा होम और गुफ्तल में पिट ड्वेलिंग्स देखने को मिले हैं। बुर्जा होम में वी हैव कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डॉग बरियल अलोंग विद देयर मास्टर्स, मतलब ह्यूमन ग्रेव्स में आपको देखने को मिले हैं डॉग बरियल्स। एक तो पॉइंट ये भी था कि हाँ आपने मास्टर्स के साथ डॉग को बरी कर दिया जाता था, और एक अलग से भी डॉग बरियल्स देखने को मिले हैं कहाँ पे, बुर्जा होम में। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार फॉर इट, प्लीज रिमेंबर इट। Neolithic sites are also seen in Belan Valley in Mirzapur district of Uttar Pradesh. Belan Valley agriculturalists were the earliest agriculture producing rice. Important हो जाता है कि बेलन वैली में जो एग्रीकल्चरलिस्ट थे वो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, राइस। तो राइस कहाँ पे सबसे पहले देखने को मिला होगा, राइस की कल्टीवेशन आपको कहाँ से सबसे पहले देखने को मिली है, बेलन वैली में मिली है। चिरांद आपका बिहार में है। यील्ड लार्ज नंबर ऑफ रिमार्केबल बोन टूल्स यहाँ पे मिले आपको चिरांद। ये भी एक जगह है, साइट है, नियोलिथिक साइट है। हमने 3 इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट से, बहुत सारी है आगे मैं बताऊंगी, लेकिन अभी चिरांद, गुफक्रल और बुर्जा होम। अच्छा, अब हम कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये हमारी एक्सप्लेनेशन यहाँ एंड होती है, फैक्ट्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट, आप प्लीज इसको नोट कर लेना अपने पास। ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड ह्यूमन लाइफ इज फाउंड एट विच प्लेस? सबसे पुरानी ह्यूमन सेटल्ड लाइफ हमें कहाँ मिली है? मेहरगढ़ में, अभी पाकिस्तान में मिलेगा, मेहरगढ़। वेयर आर द डायरेक्ट एविडेंसेस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री? एनिमल हस्बेंड्री के आपको कहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं कि कहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री होती थी? तो आलमगढ़ में मिले हैं, मीजोलिथिक एज में। When was agricultural practice for the first time in human history? अब तो सबको पता है ये नियोलिथिक में ही होती थी, क्योंकि वहां तक आते आते, नियोलिथिक टाइम पे आते आते मॉडिफिकेशंस इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई कि अब एग्रीकल्चर तक पहुंच गए हैं लोग। नियोलिथिक पीरियड। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ चालकोलिथिक एज? कॉपर एज। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी हमारे एग्जाम से हिसाब से। हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में भी मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, देखना जरूर। अलेक्जेंडर कनिंघम 1861 में बने थे। वेयर, ये इन्होंने फाउंड ही किया था। वेयर आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ केव पेंटिंग ऑफ पेलियोलिथिक पीरियड आर फाउंड? सबको पता है अब तो भीमबेटका, और मैंने आपको बताया था वीएस वाकांकर ने इसे डिस्कवर किया है। From which period are the first evidences of pottery found? Neolithic period से मिली है। Then when was the use of fire started by humans? Neolithic age में। Fire भी कब start हुई है? Neolithic age में। Who is credited for starting the Stone Age research? Robert Bruce Foote। सबसे पहले Stone Age research किसने start की थी? तो Robert Bruce Foote। Where is the first evidence of humans found in India? हाथनौरा। सबसे पहले इंडिया में हमें फॉसिल्स, जो इसके अर्ली मैन के फॉसिल्स मिले हैं, वो कहाँ पे मिले हैं? हाथनौरा, एक विलेज है नर्मदा रिवर पे। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सी रिवर पे मिले हैं, और नर्मदा रिवर एमपी में, पर्टिकुलरली जगह का नाम पूछा जाए तो उस विलेज का नाम है हाथनौरा। सबसे पहले हमें यहीं पर ही मिले हैं। Which archaeological site has evidence from Stone Age to हड़प्पन? जो Stone Age से चलते चलते हड़प्पन, मतलब वहाँ पे सिविलाइजेशन ज़्यादा आपको देखने को मिली है। सेडेंट्री लाइफ की जो मॉडिफिकेशन चली है कि वो नोमैडिक हंटर्स से सेडेंट्री लाइफ तक पहुँचे हैं, वो इस जर्नी में कहाँ में देखने को मिली है? मेहरगढ़, अब पाकिस्तान में है। Which was the first domesticated animal of the Stone Age? Dog था। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर जॉन लुबैक, ये नाम याद रख लेना है अपने। was the first to use word Neolithic in 1865, ठीक है, 1865 में। दूसरी बात,
हाँ, इसको करने से पहले एक चीज़ और, मीजोलिथिक एज में जो मैंने आपको पेलियो में कल्चर्स बताए थे कुछ, ठीक है, पेलियो में, लोअर पेलियोलिथिक एज में मैंने कल्चर्स बताए थे, अशूलियन, मैड्रेसियन, नवासन। ऐसे ही मिडल पेलियो में भी कुछ एक कल्चर है, उसके बारे में मैं बता दूं। मिडल, सॉरी ये तो नहीं, मिडल पेलियोलिथिक एज, इसका जो कल्चर का नाम है वो है माउस्ट्रियन। ये क्वेश्चन आता है इसलिए आपको बताया जा रहा है, प्लीज उसको याद रखना है। माउस्ट्रियन कल्चर, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज याद करने वाली ये है निएंडरथल्स के बारे में। निएंडरथल्स, निएंडरथल्स क्या है? कुछ नहीं है, ये भी एक अर्ली मैन थे। इनके फॉसिल्स हमें जर्मनी में एक निएंडर वैली है, ठीक है, एक निएंडर वैली है। जर्मनी में एक निएंडर वैली है, यहाँ पे अर्ली मैन के फॉसिल्स मिले हैं। उनके फॉसिल्स को क्यों? क्योंकि वो निएंडर वैली में मिले हैं, इसीलिए उस फॉसिल्स का नाम इन्होंने क्या रख दिया था? निएंडरथल्स। तो ये आपको इसलिए बताया जा रहा है, पूछा जाएगा निएंडरथल्स कहाँ मिले थे, तो निएंडर वैली में। और ये एसोसिएटेड कहाँ से हैं? मिडल पेलियोलिथिक एज से, प्लस कौन से कल्चर से? तो माउस्ट्रियन कल्चर ये नाम है। ये इसलिए पॉइंट बेसिकली अलग से बता रही हूँ। अब इस पे आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको भी नोट कर लेना। ये साइट्स हैं, नियो साइट्स हैं ये, यानी कि नियोलिथिक साइट्स हैं। स्पेसिफिकेशंस इसके साथ दे रखी हैं, इसको अच्छे से याद कर लो। ये बर्च है, मैंने बताया था ये बर्च क्या है? ट्री है एक तरीके से। बुर्जा होम, इसको प्लेस ऑफ बर्च बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए प्लेस ऑफ बर्च किसको कहा जाता है, कौन सी साइट को, तो 4 ऑप्शंस दे दिए, बुर्जा होम को कहा जाता है। यहाँ पे हुआ क्या है? डोमेस्टिक डॉग्स वर बरीड अलोंग विद देयर मास्टर्स इन देयर ग्रेव्स, बताया था अभी आपको। 2 पॉइंट्स हो गए ना यहाँ से, 1.13 1.13, 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं यहाँ से। उसके बाद यूज टूल्स एंड वेपन्स मेड ऑफ पॉलिश्ड स्टोन एंड बोन्स, ऑब्वियसली करेंगे ना, क्योंकि नियोलिथिक आ गया है, न्यू स्टोन एज आ गया है, तो पॉलिश्ड स्टोन टूल्स चल रहे हैं अब यहाँ पे। गुफक्रल, ये दोनों कौन सी मैंने आपको साइट्स बताई थी, कहाँ पर है? कश्मीर वैली में, ठीक है। उसके बाद गुफक्रल प्रैक्टिस बोथ एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, दोनों चीजें इन्होंने प्रैक्टिस करी है यहाँ पे गुफक्रल में। उसके बाद टूल्स एंड वेपन्स ऑफ पॉलिश स्टोन एंड बोन्स, नियो साइट है तो ये तो होगा ही। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, यहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है? क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सी साइट पे कॉटन प्रोड्यूस हो रहा है, व्हीट प्रोड्यूस हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है? बुर्जा होम में, गुफक्रल, मेहरगढ़ में? नहीं जी, मेहरगढ़ में हो रहा है, प्रोड्यूस कॉटन एंड व्हीट। उसके बाद यहाँ पे मेहरगढ़ में मड ब्रिक हाउसेस बना के लोग रहते थे। मेहरगढ़ से एक और चीज मैंने आपको बताई थी ना लास्ट टाइम, अभी बताई थी लास्ट स्लाइड में, कि मेहरगढ़ में सेडेंट्री लाइफ तक पहुंचे, यानी कि पेलियोलिथिक जो एजेस चल रही है हमारी, वहां से करते करते जो उनकी जर्नी गई है सिविलाइजेशन तक, वो कौन सी है, कहाँ साइड पे मिली है? मेहरगढ़ पे मिली है। कोलडेवा, ये बेलन वैली यूपी में है एक साइट रिप्रेजेंट 3 ऑक्यूपेशनल लेवल्स, 3 लेवल्स दे रखे हैं, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक, आयरन एज, ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन। 2 पॉइंट्स मिलते हैं, 1.13, दूसरा 0.13। पूछेगा आपसे कि 3 ऑक्यूपेशनल लेवल्स, यानी कि नियोलिथिक भी यहाँ मिला है, चाल्कोलिथिक यानी कॉपर एज भी आपको यहाँ मिला है, आयरन एज भी आपको यहाँ मिला है, कौन सी साइट है वो ऐसी? कोलडेवा, कोलडेवा का है बेलन वैली में। दूसरा पॉइंट पूछेगा आपसे, ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन कहाँ पे हुई है? पीछे बताया था सब, बेलन वैली आपको बताया था, पर्टिकुलरली कोलडेवा उसकी एक साइट है, नाम है, जहाँ पे राइस कल्टीवेशन आपको देखने को मिला है। कर्नाटका में एक साइट है संगनकल्लू, संगनकल्लू एश माउंट्स यहाँ पे आपको मिले हैं। एक कर्नाटका की और साइट है पिकलीहल, डोमेस्टिकेशन ऑफ शीप्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग्स देखे थे ना, मतलब वहाँ डॉग को भी रखा जा रहा है, कहाँ पे? बुर्जा होम में। यहाँ पे शीप्स, गोट्स, कैटल्स की डोमेस्टिकेशन हो रही है पिकलीहल में। देन उत्तर प्रदेश में चौपानी मांडो, चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे आपको बीहाइव हर्ट्स मिले हैं, वेल डिजाइन पॉटरी है, माइक्रोलिथ्स है। माइक्रोलिथ्स है तो क्या हो सकता है? मीजोसाइट भी हो सकती है,
हैंडमेड पॉटरी भी मिली है। चिराग बिहार में बताया था आपको मैंने, यूज्ड टूल्स एंड वेपन्स मेड ऑफ बोन। अभी पिछले स्लाइड में ही आपको बताया गया था, टूल्स वेपन्स किसके थे, बोन्स के थे। बोन्स जो भी रह जाते थे एनिमल्स के, उसके ही वेपन्स और टूल्स बना दिए उन लोगों ने। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा ये एंड हो जाता है, नियोलिथिक साइट, पेलियोलिथिक साइट एंड मीसोलिथिक साइट। दैट मीन्स ओल्ड स्टोन एज हमारा ये खत्म हो गया ये टॉपिक। ये इससे आपको इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे आपको बताए गए हैं, और सिर्फ इतने ही नहीं, आगे और भी बताए जाएंगे, जितने भी फैक्ट्स इम्पॉर्टेंट है सब बताया जाएगा, सब प्रोवाइड करा जाएगा। तब तक आप इसको रिवाइज करो, इसको अच्छे से देखो, उसको पढ़ो, नोट्स बना लो, इसके पढ़ते रहो, ये सब काम आने वाला है। और लाइक करना है, शेयर करना है सबके साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।